चलिए आज का पहला वाक्य देखते हैं। मैं इसे धीरे धीरे पढ़ती हूँ। As part of his continuing assault on science, US President Donald Trump revoked a foundational guideline of the American Environment Regulator that allowed it to control the transportation sector's emission of greenhouse gases. ये एक काफी लंबा वाक्य है, तो इसे समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। ठीक है, तो पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा है as part of his continuing assault on science. अच्छा, चलिए इसके शब्द देखते हैं। As part of। As part of का मतलब है के हिस्से के रूप में। ठीक है। His मतलब उनके या अपने। continuing यानी जारी या लगातार, जो चल रहा है। और assault का मतलब है हमला। और on मतलब पर, और साइंस मतलब विज्ञान। बिल्कुल। तो इस पूरे हिस्से का as part of his continuing assault on science का सरल हिंदी में अनुवाद हुआ विज्ञान पर अपने जारी हमले के हिस्से के रूप में। समझ गई। और इसका व्याकरण मतलब ग्रामर? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये वाक्य का मुख्य हिस्सा नहीं है। ये बस आगे जो होने वाला है उसके लिए एक तरह से कहें तो पृष्ठभूमि या कॉन्टेक्स्ट तैयार कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिवोक्ड अ फाउंडेशनल गाइडलाइन। ओके, यूएस प्रेसिडेंट मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप तो नाम ही है। अगला शब्द है रिवोक्ड। हाँ, इसका क्या मतलब है? रिवोक का मतलब है रद्द कर दिया या वापस ले लिया। अच्छा, रद्द कर दिया। फिर है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, मतलब एक। और फाउंडेशनल मतलब मूलभूत या बुनियादी। और आखिर में गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश। तो इस पूरे हिस्से का मतलब हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मूलभूत दिशा निर्देश रद्द कर दिया। एकदम सही। और अगर हम इसका ग्रामर देखें तो यहाँ सब्जेक्ट यानी कर्ता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वर्ब यानी क्रिया है रिवोक्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म है अ फाउंडेशनल गाइडलाइन। ठीक है, अब वाक्य का तीसरा हिस्सा है ऑफ द अमेरिकन एनवायरनमेंट रेगुलेटर। ऑफ का मतलब का, के या की। हाँ, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी खास चीज के लिए लगता है। अमेरिकन मतलब अमेरिकी, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, और रेगुलेटर का मतलब है नियामक, मतलब जो नियम बनाता या लागू करता है। तो इसका अनुवाद हुआ अमेरिकी पर्यावरण नियामक का। बिल्कुल। व्याकरण के हिसाब से ये एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो ऑफ से शुरू हो रहा है। ये पिछले हिस्से के शब्द गाइडलाइन के बारे में और जानकारी दे रहा है कि वो दिशा निर्देश किसका था। हाँ, बिल्कुल। अब आखिरी हिस्सा That allowed it to control the transportation sector's emission of greenhouse gases. इसमें पहला शब्द है that। यहाँ इसका मतलब है जिसने। Allowed मतलब अनुमति दी। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। It ये किसके लिए है? ये इट उसी नियामक के लिए है, अ रेगुलेटर। तो इट का मतलब इसे। अच्छा, टू कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करने के लिए। सही। और द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स का मतलब हुआ परिवहन क्षेत्र का। यहाँ सेक्टर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। हाँ, ये अपॉस्ट्रोफी एस अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम पोजेशन कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है एमिशन यानी उत्सर्जन। ऑफ मतलब का। और ग्रीन हाउस गैसेज मतलब ग्रीन हाउस गैसें। बहुत अच्छे। तो इस आखिरी हिस्से का पूरा अनुवाद हुआ जिसने इसे नियामक को परिवहन क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। और इसका ग्रामर द फाइनल फॉर्मल ब्लो फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ एक्शंस बाय द यूएस's एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA in weakening Obama-era administration fuel economy and greenhouse gas GHG standards for vehicle model years 2021 to 26 and loosening fuel efficiency norms. ये तो पहले वाले से भी लंबा और जटिल है। कोई बात नहीं, इसे भी हम वैसे ही तोड़कर समझेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य हिस्सा क्या है? इसका मुख्य खंड है The repeal of the endangerment finding was the final formal blow. Okay, the repeal. रिपील का मतलब है निरस्तीकरण या किसी चीज को रद्द करना। Was मतलब था। फाइनल मतलब अंतिम। और फॉर्मल मतलब औपचारिक। ब्लो। तो ब्लो का मतलब है प्रहार या झटका। तो एंडेंजरमेंट फाइंडिंग का निरस्तीकरण
अंतिम औपचारिक प्रहार था। बिल्कुल। व्याकरण देखें तो यहाँ सब्जेक्ट है द रिपील, द रिपील, वर्ब है वॉज जो सिंपल पास्ट में है, और द फाइनल फॉर्मल ब्लो इस वाक्य का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब इसके आगे का हिस्सा Following a series of actions by the US's Environmental Protection Agency, EPA. फॉलोइंग का मतलब यहाँ following का मतलब है के बाद, अ सीरीज ऑफ एक्शंस, मतलब कई कार्रवाइयों की एक श्रृंखला। हाँ, और बाय का मतलब है द्वारा। तो इसका मतलब हुआ अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA द्वारा की गई कई कार्रवाइयों की श्रृंखला के बाद। सही। और व्याकरण के हिसाब से यहाँ फॉलोइंग एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। बाय हमें बता रहा है कि ये कार्रवाइयां किसने की। और अब इस वाक्य का आखिरी और सबसे लंबा हिस्सा। हाँ, In weakening Obama era administration fuel economy and greenhouse gas GHG standards for vehicle model years 2021, 26 and loosening fuel efficiency norms. इसे भी तोड़ते हैं। हाँ, इन वीकनिंग, इन वीकनिंग का मतलब कमजोर करने में, वीकन मतलब कमजोर करना, स्टैंडर्ड्स मतलब मानकों, हाँ, और एंड एक कंजंक्शन है जिसका मतलब और होता है। लूजनिंग, लूजनिंग मतलब ढीला करने में, लूज से बना है, और नॉर्म्स मतलब मानदंड, बहुत बढ़िया। तो इसका सरल अनुवाद हुआ ओबामा काल के मानकों को कमजोर करने और ईंधन दक्षता मानदंडों को ढीला करने में। इसका ग्रामर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखो, यहाँ कंजंक्शन एंड दो एक जैसी चीजों को जोड़ रहा है। इन प्रपोजिशन के बाद दो क्रियाएं आई हैं, हाँ, वीकनिंग और लूजनिंग। हाँ, ये दोनों यहाँ जेरेंड्स हैं, मतलब क्रियावाचक संज्ञा। अच्छा, अब समझ आया। चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं। The endangerment finding emerged after the US Supreme Court's 2007 decision in Massachusetts versus EPA. हाँ, इस वाक्य में कोर्ट के फैसले का जिक्र है। चलिए इसकी भाषा देखते हैं। तो कर्ता और क्रिया क्या है यहाँ? यहाँ सब्जेक्ट है द एंडेंजरमेंट फाइंडिंग और वर्ब है इमर्ज्ड। इमर्ज मतलब उभर कर सामने आया। ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, और ये कब सामने आया? ये बताया गया है अगले हिस्से में, आफ्टर द यूएस सुप्रीम कोर्ट्स 2007 डिसीजन, मतलब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले के बाद। फैसले के बाद एक और जानकारी है, इन मैसाचुसेट्स वर्सेस EPA। ये क्या है? इसे एपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। ये उस डिसीजन के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि वो फैसला कौन से केस में था। VS का मतलब है वर्सेस, यानी बनाम। समझ गए। फिर एक हिस्सा विच से शुरू होता है। हाँ, विच हेल्ड दैट। यहाँ विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो डिसीजन यानी फैसले के बारे में बता रहा है। हेल्ड का मतलब यहाँ पकड़ना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी भाषा में हेल्ड का मतलब होता है निर्णय दिया। अच्छा, निर्णय दिया। और फिर एंड का इस्तेमाल हुआ है। ये दो क्रियाओं को जोड़ रहा है जो उस फैसले से जुड़ी हैं। पहली है हेल्ड और दूसरी है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जरूरी किया या आदेश दिया? हाँ, और आखिर में है वेदर दे एंडेंजर। ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिटरमिन क्रिया का ऑब्जेक्ट है। मतलब EPA को क्या पता लगाना था कि क्या वे स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। The EPA concluded that 6 greenhouse gases, including carbon dioxide and methane, may reasonably be anticipated to endanger health and welfare, drawing heavily on assessments by the IPCC and US scientific bodies. इस वाक्य में एक निष्कर्ष है और उसका आधार भी बताया गया है। तो मुख्य हिस्सा क्या है? मुख्य हिस्सा है The EPA concluded that। सब्जेक्ट है The EPA, वर्ब है concluded मतलब निष्कर्ष निकाला। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। और निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष है that 6 greenhouse gases endanger health and welfare। ये पूरा का पूरा हिस्सा concluded क्रिया का ऑब्जेक्ट है। इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। इसमें मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मे एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग यहाँ संभावना व्यक्त करने के लिए हुआ है। और ये जो दो डैश के बीच में है, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इसे पैरेंथेटिकल फ्रेज कहते हैं। ये बस उदाहरण देने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उन 6 गैसों में कौन कौन सी शामिल हैं। इंक्लूडिंग का मतलब है जिसमें शामिल हैं। और वाक्य के बिल्कुल आखिर में ड्रॉइंग हेविली ऑन असेसमेंट्स, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ये हमें बता रहा है कि EPA ने ये निष्कर्ष किस आधार पर निकाला। ड्रॉइंग ऑन का मतलब है का सहारा लेते हुए,
और हेवीली मतलब बहुत ज्यादा। तो ये निष्कर्ष आईपीसीसी और अमेरिकी वैज्ञानिक निकायों के आकलन पर आधारित था। बिल्कुल। अगला 5वां वाक्य, The EPA's action had a seismic impact on the American automobile industry, setting in motion the first federal greenhouse gas standards set in 2010 for cars and light trucks, 2012 to 16, later extended through 2025. इस वाक्य में एक एक्शन के प्रभाव, उसके असर का वर्णन है। कर्ता क्रिया और कर्म क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है द EPA's एक्शन, EPA की कार्रवाई। वर्ब है हैड, जो सिंपल पास्ट में है, और ऑब्जेक्ट है अ साइज्मिक इम्पैक्ट। साइज्मिक इम्पैक्ट, ये क्या होता है? साइज्मिक का शाब्दिक अर्थ होता है भूकंपीय, लेकिन यहाँ इसका मतलब है बहुत बड़ा या व्यापक, एक ऐसा असर जिसने सब कुछ हिला दिया हो। अच्छा, बहुत बड़ा प्रभाव। फिर सेटिंग इन मोशन से एक नया हिस्सा शुरू होता है। हाँ, ये एक और पार्टिसिपल फ्रेज है। ये बता रहा है कि उस एक्शन का नतीजा क्या हुआ। सेट इन मोशन एक मुहावरा है, एक इडियम, जिसका मतलब होता है शुरू करना। और सेट इन 2010, ये दूसरा पार्टिसिपल फ्रेज है, जो स्टैंडर्ड्स के बारे में और जानकारी दे रहा है कि वो कब बने थे। और लेटर एक्सटेंडेड थ्रू 2025 भी। हाँ, ये तीसरा पार्टिसिपल फ्रेज है, जो ये भी स्टैंडर्ड्स के बारे में ही बता रहा है कि उन्हें बाद में बढ़ा दिया गया था। तो एक ही वाक्य में एक्शन और उसके 3 परिणाम बताए गए हैं। बिल्कुल, यही भाषा की खूबी है। चलिए अब आखिरी वाक्य देखते हैं। Manufacturers accelerated fuel efficiency improvements, invested in hybrid systems, lightweight materials, and eventually battery electric vehicles. Regulatory credit markets emerged, benefiting firms such as Tesla Inc. and resulting in the popularity of electric vehicles globally, including in India. ये असल में 2 वाक्य हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो पहला हिस्सा देखते हैं। पहला हिस्सा है मैन्युफैक्चरर्स एक्सेलरेटेड इन्वेस्टेड इन। यहाँ सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माता, और यहाँ एक ही कर्ता के लिए 2 क्रियाएं हैं। हाँ, एक्सेलरेटेड तेजी लाई और इन्वेस्टेड निवेश किया। ये दोनों अल्प विराम, कॉमा और एंड से जुड़ी हैं और दोनों सिंपल पास्ट टेंस में हैं। ठीक है, और फिर एक सूची है हाइब्रिड सिस्टम्स, लाइटवेट मटेरियल्स एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सही। अब दूसरा स्वतंत्र खंड देखते हैं। रेगुलेटरी क्रेडिट मार्केट्स इमर्ज्ड। यहाँ सब्जेक्ट है रेगुलेटरी क्रेडिट मार्केट्स और वर्ब है इमर्ज्ड, उभरे। और इसके बाद फिर से आईएनजी वाले शब्द हैं। हाँ, बेनिफिटिंग फर्म्स और रिजल्टिंग इन द पॉपुलैरिटी। ये दोनों पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं जो इमर्ज्ड क्रिया के परिणामों का वर्णन कर रहे हैं। बेनिफिटिंग मतलब लाभ पहुंचाते हुए। हाँ, और रिजल्टिंग इन मतलब जिसके परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ सच एज और इंक्लूडिंग का भी इस्तेमाल है। हाँ, सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए हुआ है, जैसे कि टेस्ला, और इंक्लूडिंग का प्रयोग भी उदाहरण देने के लिए हुआ है, जैसे जिसमें भारत भी शामिल है। तो हमने सभी वाक्यों का विश्लेषण कर लिया है। 2 indirect, the stricter greenhouse gas emission norms also influenced a worldwide shift away from the small car to the mid-sized sport utility vehicles, SUVs, with car markers improving the SUV's emissions profile. जी, ये एक लंबा वाक्य है, तो इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला हिस्सा है 2 indirect। इसमें 2 शब्द है। 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है हालांकि या यद्यपि। ये एक कंजंक्शन मतलब संयोजक है। और indirect? इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष। ये एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण। ठीक है, तो 2 indirect मतलब हालांकि अप्रत्यक्ष। अब अगला हिस्सा, the stricter greenhouse gas emission norms। हाँ, इसमें कई शब्द हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और stricter? इसका मतलब अधिक सख्त होगा, है ना? बिल्कुल, ये strict का comparative adjective है, मतलब पहले से ज्यादा सख्त। अच्छा, फिर है ग्रीन हाउस गैस। ये तो इसे हम हिंदी में ग्रीन हाउस गैस ही कहेंगे। ये एक नाउन यानी संज्ञा है। और emission मतलब उत्सर्जन। सही। और नॉर्म्स का मतलब है मानदंड। ये प्लूरल है, मतलब बहुवचन। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से का मतलब हुआ अधिक सख्त ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मानदंड। जी। अब आगे है ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अ वर्ल्ड वाइड शिफ्ट। ऑल्सो मतलब भी। ये एक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंस्ड इसका मतलब हुआ प्रभावित किया। ये वर्ब मतलब क्रिया है। हाँ, और ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल में है। ठीक है, फिर है
अ वर्ल्ड वाइड शिफ्ट। इसमें ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, वर्ल्ड वाइड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विश्वव्यापी। और शिफ्ट का मतलब बदलाव, ये एक नाउन है। सही कहा। अब आगे है अवे फ्रॉम द स्मॉल कार। अवे फ्रॉम का मतलब से दूर, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना? जी बिल्कुल। और द स्मॉल कार का मतलब छोटी कार, ये एक नाउन फ्रेज है। अब अगला हिस्सा, टू द मिड साइज्ड स्पॉट यूटिलिटी व्हीकल्स, SUVs। हाँ, इसमें टू एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है की ओर। मिड साइज्ड मतलब मध्यम आकार के, ये एडजेक्टिव है। जी, और स्पॉट यूटिलिटी व्हीकल्स या SUVs एक संज्ञा है। और अब आखिरी हिस्सा, विद कार मार्कर्स इम्प्रूविंग द SUVs emissions प्रोफाइल। इसमें विद का मतलब है के साथ, कार मार्कर्स का मतलब कार निर्माता। इम्प्रूविंग मतलब सुधारते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बिल्कुल सही। और दी SUVs का मतलब है SUV का, ये पोजेसिव नाउन है। और emissions प्रोफाइल का मतलब उत्सर्जन प्रोफाइल। जी, तो अब अगर हम पूरे वाक्य का हिंदी अनुवाद करें। हाँ, करते हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष लेकिन अधिक सख्त ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मानदंडों ने भी छोटी कार से दूर मध्यम आकार के स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स SUVs की ओर एक विश्वव्यापी बदलाव को प्रभावित किया, जिसमें कार निर्माताओं ने SUV की उत्सर्जन प्रोफाइल में सुधार किया। एकदम सही। अब जरा इसका व्याकरण देख लें। इस वाक्य में मुख्य सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है? करता है द स्ट्रिक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशन नॉर्म्स। और मुख्य वर्ब? वर्ब है इन्फ्लुएंस्ड, जो सिंपल पास्ट टेंस में है। बहुत अच्छे। वाक्य 2 से शुरू हो रहा है, जो एक विरोधाभास दिखा रहा है। ठीक है, ये वाक्य अब साफ हो गया। चलिए अब दूसरे वाक्य पर चलते हैं। जी, अगला वाक्य है, Mr. Trump seems to believe that doing away with the EPA regulations will revive America's gas guzzler era, boost American manufacturing jobs, and somehow tie in with his administration's rediscovery of Venezuelan oil. ये भी काफी लंबा है। पहला हिस्सा है, मिस्टर ट्रम्प सीम्स टू बिलीव दैट। हाँ, मिस्टर ट्रम्प एक प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीम्स का मतलब है लगता है या प्रतीत होता है। ये वर्ब है प्रेजेंट टेंस में। और टू बिलीव का मतलब विश्वास करना, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। बिल्कुल। और दैट का मतलब कि, ये एक कंजंक्शन है। ठीक है, अगला हिस्सा है, डूइंग अवे विद द EPA regulations will revive America's gas guzzler era। यहाँ डूइंग अवे विथ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है समाप्त करना। अच्छा, और द EPA regulations मतलब EPA के नियम। जी, और विल रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करेगा। ये फ्यूचर टेंस में क्रिया है। अमेरिकाज मतलब अमेरिका का, ये पोजेसिव नाउन है। और गैस गजलर एरा, इसका क्या मतलब हुआ? गैस गजलर उन गाड़ियों को कहते हैं जो बहुत ज्यादा गैस मतलब पेट्रोल पीती हैं। तो इसका मतलब हुआ ज्यादा गैस खाने वाली गाड़ियों का युग। ठीक है, अब अगला हिस्सा है, बूस्ट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। बूस्ट का मतलब है बढ़ावा देना। तो बूस्ट यहाँ पर विल बूस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब बढ़ावा देगा। अच्छा, तो ये भी फ्यूचर टेंस में है। और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का मतलब अमेरिकी विनिर्माण नौकरियां। बिल्कुल। और अब आखिरी हिस्सा, एंड समहाउ टाई इन विद हिज एडमिनिस्ट्रेशंस रीडिस्कवरी ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। एंड का मतलब और, समहाउ एक एडवर्ब है, मतलब किसी तरह। और टाई इन विद भी एक फ्रेजल वर्ब है। ये विल के साथ जुड़कर से जुड़ जाएगा का अर्थ देता है। ठीक है, हिज मतलब उनकी, एडमिनिस्ट्रेशंस मतलब प्रशासन की। जी, और रीडिस्कवरी का मतलब पुनर्खोज, और ऑफ वेनेजुएलन ऑयल मतलब वेनेजुएला के तेल की। तो अब इसका पूरा अनुवाद करते हैं। मिस्टर ट्रंप ऐसा मानते हुए प्रतीत होते हैं कि EPA के नियमों को खत्म करने से अमेरिका का गैस गजलर युग पुनर्जीवित होगा, अमेरिकी विनिर्माण नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा और किसी तरह उनके प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के तेल की पुनर्खोज से जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। व्याकरण की बात करें तो सब्जेक्ट है मिस्टर ट्रम्प और मेन वर्ब है सीम्स, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और दैट के बाद जो पूरा हिस्सा है वो एक नाउन क्लॉज है ना? बिल्कुल, जिसमें 3 क्रियाएं फ्यूचर टेंस में है, विल रिवाइव, बूस्ट और टाई इन। समझ गई। अब अगला वाक्य है, दीज आर पाइप ड्रीम्स। ये तो छोटा सा है। हाँ, दीज मतलब ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
आर मतलब है और पाइप ड्रीम्स मतलब पाइप ड्रीम्स का मतलब होता है ख्याली पुलाव या असंभव सपने। ये एक नाउन है प्लूरल में। तो अनुवाद हुआ ये ख्याली पुलाव है। इसका व्याकरण तो सीधा है, सब्जेक्ट दीज और वर्ब आर। जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके साथ जुड़ा दूसरा वाक्य है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइंस टुडे आर ऑप्टिमाइज्ड अराउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमिशंस कंट्रोल्स। चलिए इसे देखते हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑटो विनिर्माण, ये विशेषण की तरह काम कर रहा है। हाँ, प्रोडक्शन लाइंस मतलब उत्पादन लाइनें, ये नाउन है। टुडे एक एडवर्ब है, आज। आर ऑप्टिमाइज्ड का मतलब अनुकूलित है। ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, अराउंड मतलब के आसपास, ये प्रीपोजिशन है। जी, और आखिर में 3 शब्द हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण, हाइब्रिडाइजेशन संकरण और एमिशंस कंट्रोल्स उत्सर्जन नियंत्रण। ये सब नाउन्स हैं। तो इसका अनुवाद होगा आज ऑटो विनिर्माण उत्पादन लाइनें विद्युतीकरण, संकरण और उत्सर्जन नियंत्रण के आसपास अनुकूलित हैं। एकदम सही। इसमें सब्जेक्ट है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइंस और वर्ब है आर ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ये भी स्पष्ट है। अब आते हैं अगले वाक्य पर। ये काफी लंबा लग रहा है। हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वाक्य है विथ चाइना डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू चेन, it is unlikely that auto manufacturers who have invested over a multi-decadal horizon into clean vehicles and with the intention to export to countries where emissions norms are only getting stricter by the day will change tack to a regress. वाह, चलिए इसे टुकड़ों में ही समझते हैं। पहला हिस्सा, with China dominating most of the production value chain। यहाँ with का मतलब के साथ है, चाइना डोमिनेटिंग का मतलब चीन का प्रभुत्व होने के कारण, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, और द प्रोडक्शन वैल्यू चेन मतलब उत्पादन मूल्य श्रृंखला। बिल्कुल। अब अगला हिस्सा, इट इज अनलाइकली दैट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स विल चेंज टैक टू अ रीग्रेस। इट इज अनलाइकली मतलब यह असंभावित है, दैट मतलब की, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स मतलब ऑटो निर्माता, और विल चेंज टैक एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब रणनीति बदलेंगे फ्यूचर टेंस में, टू अ रिग्रेस मतलब एक प्रतिगमन की ओर। ठीक है। अब बीच में एक हिस्सा है who have invested over a multi-decadal horizon into clean vehicles। ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बता रहा है। हु मतलब जिन्होंने, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। have invested मतलब निवेश किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सही। ओवर अ मल्टी डिकेडल होराइजन मतलब एक बहुदशकीय क्षितिज पर, और इनटू क्लीन व्हीकल्स मतलब स्वच्छ वाहनों में। और एक और हिस्सा है and with the intention to export to countries where emissions norms are only getting stricter by the day। हाँ, एंड विद द इंटेंशन मतलब और इरादे से, टू एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने का, टू कंट्रीज मतलब उन देशों को, और where मतलब जहां, emissions norms मतलब उत्सर्जन मानदंड। जी, और आर ओनली गेटिंग स्ट्रिक्टर मतलब केवल सख्त होते जा रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। by the day मतलब दिन ब दिन। तो अब इसका पूरा अनुवाद बहुत लंबा होगा। हाँ, चलिए जोड़ते हैं। उत्पादन मूल्य श्रृंखला के अधिकांश भाग पर चीन का प्रभुत्व होने के कारण ये असंभाव्य है कि ऑटो निर्माता जिन्होंने स्वच्छ वाहनों में कई दशकों के क्षितिज पर निवेश किया है और उन देशों को निर्यात करने के इरादे से जहां उत्सर्जन मानदंड दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, एक प्रतिगमन की ओर अपनी रणनीति बदलेंगे। ये तो वाकई एक जटिल वाक्य है, इसका व्याकरण समझना जरूरी है। जी, इसका मुख्य क्लॉज है इट इज अनलाइकली दैट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स विल चेंज टैक, और बीच में हु और वेयर से शुरू होने वाले रिलेटिव क्लॉजेस हैं जो अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। अब अगला वाक्य, एट बेस्ट द नॉर्म्स विल बी अ स्पीड बम्प टू इलेक्ट्रिक व्हीकल रोल आउट एंड कुड विन मिस्टर ट्रम्प सम ब्राउनी पॉइंट्स विद हिज वोटर बेस। एट बेस्ट एक एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब अधिक से अधिक या सबसे अच्छी स्थिति में। द नॉर्म्स मतलब मानदंड, विल बी मतलब होंगे फ्यूचर टेंस में, अ स्पीड बम्प मतलब एक स्पीड बम्प या अवरोध, टू इलेक्ट्रिक व्हीकल रोल आउट मतलब इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत के लिए। और फिर एंड के बाद दूसरा हिस्सा है कुड विन मतलब जीत सकते हैं। ये संभावना बता रहा है। हाँ, ये मॉडल वर्ब है। मिस्टर ट्रम्प को सम ब्राउनी पॉइंट्स मतलब कुछ प्रशंसा या अंक मिल सकते हैं। विद हिज वोटर बेस मतलब उनके मतदाता आधार के बीच। तो पूरा अनुवाद हुआ,
अधिक से अधिक ये मानदंड इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत के लिए एक स्पीड बम्प होंगे और मिस्टर ट्रंप को उनके मतदाता आधार के बीच कुछ प्रशंसा दिला सकते हैं। व्याकरण के हिसाब से ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जो एंड से जुड़ा है। बिल्कुल, पहला हिस्सा फ्यूचर टेंस में और दूसरा मॉडल वर्ब कुड का उपयोग कर रहा है। चलिए अब छठा वाक्य देखते हैं। The real danger lies in automakers in India citing such regulation as a pretext to weaken fuel efficiency standards. द रियल डेंजर मतलब असली खतरा, ये सब्जेक्ट है। Lies in एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब में निहित है। सही। ऑटोमेकर्स इन इंडिया मतलब भारत में ऑटोमेकर। Citing such regulation as a pretext. Citing का मतलब हवाला देना, such regulation मतलब इस तरह की नियमन, as a pretext मतलब एक बहाने के रूप में। और टू वीकन मतलब कमजोर करने के लिए, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। और आखिर में फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स मतलब ईंधन दक्षता मानक। तो इसका अनुवाद है, असली खतरा भारत में ऑटोमेकर्स द्वारा ईंधन दक्षता मानकों को कमजोर करने के बहाने के रूप में इस तरह के नियमन का हवाला देने में निहित है। बिल्कुल। व्याकरण की दृष्टि से सब्जेक्ट द रियल डेंजर है और वर्ब लाइज इन है। ठीक है, अब हम आखिरी वाक्य पर आ गए हैं। Although India's standards do not yet connect climate goals with cars, the domestic automotive sector should view them as a lodestar. ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहला हिस्सा ऑल्दो से शुरू होता है, जिसका मतलब है हालांकि या यद्यपि। India's standards do not yet connect मतलब भारत के मानक अभी तक नहीं जोड़ते हैं। ये प्रेजेंट टेंस नेगेटिव में है। क्लाइमेट गोल्स विद कार्स मतलब जलवायु लक्ष्यों को कारों से। अब दूसरा हिस्सा, The domestic automotive sector should view them as a lodestar. द डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर मतलब घरेलू ऑटोमोटिव क्षेत्र, ये सब्जेक्ट है। Should view मतलब देखना चाहिए। Should एक मॉडल वर्ब है जो सलाह दे रहा है। जी। देम मतलब उन्हें, एज अ लोड स्टार मतलब एक ध्रुव तारे के रूप में। लोड स्टार का मतलब होता है ध्रुव तारा जो दिशा दिखाता है। अच्छा, ये एक अच्छा शब्द है। तो पूरा अनुवाद हुआ, हालांकि भारत के मानक अभी तक जलवायु लक्ष्यों को कारों से नहीं जोड़ते हैं, घरेलू ऑटोमोटिव क्षेत्र को उन्हें एक ध्रुव तारा के रूप में देखना चाहिए। एकदम सही। इसमें ऑल्दो से शुरू होने वाला एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।